नमस्कार। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेवा पुस्तक का एक अगला अध्याय जिसका नाम है टिकट एल्बम। टिकट एल्बम की बुक बैक एक्सरसाइज हम पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको टिकट एल्बम चैप्टर के सारे क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं। तो इस चैप्टर में भी सबसे पहले बातचीत के लिए प्रश्न है कुछ। पहला प्रश्न है कि पाठ में बच्चे किस वस्तु को संग्रहित करने में रुचि रखते हैं। तो आंसर है संग्रहित करना मतलब कलेक्ट करना। तो उनका इंटरेस्ट क्या कलेक्ट करने में है। तो पाठ में बच्चे डाक टिकट और टिकट एल्बम को संग्रहित करने में रुचि रखते हैं। विशेष रूप से राजप्पा और नागराजन दोनों डाक टिकटों के संग्रह के शौकीन हैं। दूसरा प्रश्न है कि राजप्पा और नागराजन की तरह क्या आप लोग भी किसी वस्तु का संग्रह करते हैं। तो उसके विषय में कक्षा में बताइए। तो टोटली ये स्टूडेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है कि आप कुछ ऐसा आपके पास कलेक्शन है, कुछ कलेक्ट करते हैं, तो वो आंसर यहाँ पर आपको देना है। एग्जाम्पल के लिए कि मुझे भी कुछ वस्तुओं का संग्रह करना अच्छा लगता है। मैं पुराने सिक्कों और विशेष अवसरों पर मिले सिक्कों का संग्रह करती हूँ। प्रत्येक सिक्के का अपना इतिहास और महत्व होता है, तो उन्हें देखकर मुझे नई नई बातें जानने की उत्सुकता होती है। तो जैसे ये लोग टिकट्स कलेक्ट करते थे वैसे मैं सिक्के कलेक्ट करती हूँ, कॉइन्स कलेक्ट करती हूँ। तो आप जो भी कलेक्ट करते हैं कुछ और भी, तो वो भी यहाँ इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि आपको राजप्पा और नागराजन में से किसका एल्बम अच्छा लगा और क्यों। तो आंसर है कि मुझे राजप्पा का एल्बम अधिक अच्छा लगा क्योंकि उसने उसे बहुत मेहनत, लगन और धैर्य से तैयार किया था। वो अलग अलग लोगों से टिकटों का आदान प्रदान करके। तो मुझे राजप्पा का एल्बम अधिक अच्छा लगा क्योंकि उसने उसे बहुत मेहनत, लगन और धैर्य से तैयार किया था। वह अलग अलग लोगों से टिकटों का आदान प्रदान करके एक एक टिकट जुटाता था। उसके लिए टिकट संग्रह केवल शौक नहीं बल्कि उसकी मेहनत और लगन का परिणाम था। तो चैप्टर अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि राजप्पा किस तरह से अपना एल्बम बना रहा था और नागराजन को तो वो एल्बम जो है गिफ्ट में मिला था। क्वेश्चन 4 है कि जब आप अपनी प्रिय वस्तु किसी को देते हैं तो कैसा अनुभव करते हैं। तो आंसर है कि जब मैं अपनी प्रिय वस्तु किसी को देता हूं तो मुझे एक और खुशी होती है कि मेरी वस्तु किसी दूसरे के काम आ रही है, लेकिन दूसरी ओर उससे लगाव होने के कारण थोड़ी उदासी भी होती है। तो यदि सामने वाला व्यक्ति उस वस्तु का सम्मान करता है तो मुझे संतोष मिलता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज मेरी समझ से, जहां हमेशा की तरह कुछ एमसीक्यूज है। पहला क्वेश्चन है कि राजप्पा को किसका शौक था। तो करेक्ट ऑप्शन है डाक टिकटें जमा करने का। दूसरा क्वेश्चन है नागराजन का एल्बम किस कारण प्रसिद्ध था। तो सही ऑप्शन है कि वह बहुत बड़ा था। प्रसिद्ध मतलब फेमस। अगला प्रश्न है कि टिकट एल्बम पार्ट में राजप्पा को कौन सी धुन सवार थी। करेक्ट ऑप्शन रहेगा कि टिकट इकट्ठा करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजप्पा नागराजन का एल्बम क्यों नहीं देखना चाहता था। तो इसका आंसर है ईर्ष्यावश। ईर्ष्या मतलब जेलेसी, तो बिकॉज ऑफ दैट वो देखना नहीं चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने राजप्पा की तुलना मधुमक्खी से क्यों की। तो करेक्ट ऑप्शन है कि उसने बहुत परिश्रम से एक एक करके टिकट एकत्र किया था। नेक्स्ट है सोचिए और लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है कि राजप्पा के स्वभाव में अचानक क्या परिवर्तन आया। आंसर है कि नागराजन के सिंगापुर से आए नए और बड़े एल्बम के कारण राजप्पा को लगने लगा कि अब कोई उसके एल्बम को महत्व नहीं देता। इससे उसके मन में ईर्ष्या, हीन भावना और चिड़चिड़ापन आ गया। वो स्कूल जाने से कतराने लगा और लड़कों के सामने आने में उसे शर्म आने लगी। वह अपने एल्बम को भी बेकार समझने लगा और ईर्ष्या के कारण उसने नागराजन का क्या किया, एल्बम चुरा लिया। तो बाद में उसे अपने किए पर पछतावा भी हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजप्पा ने नागराजन का एल्बम क्यों चुराया। तो आंसर है राजप्पा को नागराजन के एल्बम से ईर्ष्या होने लगी थी। पहले उसके एल्बम की स्कूल में बहुत प्रशंसा होती थी, लेकिन नागराजन का एल्बम आने के बाद क्या हुआ, सभी बच्चे नागराजन के पास रहने लगे। तो राजप्पा को लगा कि उसकी वर्षों की मेहनत का अब कोई मूल्य ही नहीं रह गया। तो इसी ईर्ष्या और अहंकार के कारण क्या किया, उसने नागराजन का एल्बम चुरा लिया। अगला प्रश्न है कि राजप्पा और नागराजन दोनों के टिकट इकट्ठा करने के तरीकों में क्या अंतर था। आप किसे सही मानते हैं और क्यों।
तो दोनों का ही टिकट इकट्ठा करने का तरीका दिया गया है कि राजप्पा टिकटों को बहुत मेहनत और लगन से स्वयं इकट्ठा करता था। वो अलग अलग लड़कों से टिकटों का आदान प्रदान करता था, दूर दूर जाकर अलग अलग देशों के टिकट खोज कर लाता था। लेकिन वही नागराजन का तरीका क्या था, वो सिंगापुर से उसके मामा ने उसे एक एल्बम भेजा था। उस एल्बम में बहुत सुंदर और आकर्षक टिकट थे। तो टिकट इकट्ठा करने में उसकी अपनी मेहनत क्या है, वो बहुत कम थी या नहीं नहीं ही थी। तो आंसर है कि मैं राजप्पा के तरीके को अधिक सही मानती हूँ, क्योंकि उसने अपने संग्रह को मेहनत, धैर्य और लगन से बनाया था। हालांकि नागराजन का एल्बम भी सुंदर था, लेकिन उसे तैयार करने में नागराजन की अपनी कोई मेहनत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अप्पू राजप्पा को पुलिस आने की बात न बताता तो राजप्पा क्या कदम उठा सकता था। तो अगर उसको ऐसा नहीं पता चलता कि पुलिस आ रही है तो क्या करता वो, रागराजन का एल्बम अपने ही पास या तो छिपा कर रखता, और उसे उसके कारण बहुत अपराध बोध होता, वो बहुत परेशान रहता और वो किसी को भी कुछ नहीं बताता और एल्बम अपने पास रखता। तो उसके मन की स्थिति उस समय क्या थी ना, उसे डर भी था, चिंता भी था, अपराध बोध भी था, वो गिल्टी फील कर रहा था, बेचैनी हो रही थी उसे, अकेलापन लग रहा था। तो अगर वो ये सब करता तो क्या होता, बाद में वो उस बात अपने किए की वजह से बहुत पछताता, उसे अपनी गलती का एहसास होता। तो जैसा कि वो बाद में करता है कि वो अंततः नागराजन को एल्बम वापस कर देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहानी के अंत में राजप्पा ने अपना एल्बम नागराजन को क्यों दे दिया, क्या उसका यह कदम सही था। तो राजप्पा ने नागराजन को रोता हुआ चेहरा देखा, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके मन में क्या हुआ, पछतावा हुआ, ग्लानि, उसे गिल्टी फील हुई। तो इस कारण उसने क्या किया, जो उसका प्रिय एल्बम था वो नागराजन को देने का उसने निर्णय कर लिया। अब प्रश्न में ये भी पूछा है कि क्या उसका यह कदम सही था। तो हाँ, ये कदम सही था, क्योंकि अपना एल्बम देना उसके पश्चाताप और त्याग की भावना को दिखाता है, जो एक अच्छा और उदार कदम है। लेकिन अपनी गलती सुधारने का सबसे उचित तरीका भी यही था। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि गलती का एहसास होना और पछतावा ही इंसान को अच्छा बनाते हैं और उसके अंदर सच्चा सुधार ही लाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, संज्ञा और सर्वनाम। कुछ संज्ञा और सर्वनाम अंडरलाइन है और हमें पता करना है कि वो किसके लिए, वो सर्वनाम जो है वो किसके लिए यूज हुआ है। तो फर्स्ट सेंटेंस है, कोई उसके एल्बम की बात नहीं करता। तो यहाँ पर राजप्पा की बात हो रही है, उसके मतलब राजप्पा की। तो सर्वनाम शब्द अंडरलाइन है और उसके लिए हमें संज्ञा शब्द लिखना है। तो हम दोनों शहर गए हुए थे, तो हम से यहाँ पर तात्पर्य है अप्पू और उसके साथी या उसके परिवार के लोग। तीसरा, अरे हाँ तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा। तो यहाँ पर तुमने, वो बोल रहा है राजप्पा के लिए, और उसने पूछा मतलब किसने पूछा, अप्पू ने पूछा। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया, वह अर्थात नागराजन। तो ठीक है, मैं इसे रख लेता हूं, पर तुम क्या करोगे। तो यहाँ पर मैं जो है वो नागराजन के लिए है और तुम जो है वो राजप्पा के लिए है। अगली एक्सरसाइज है, नीचे दिए गए मुहावरों का प्रयोग करके कहानी मैंने खोजकर इनका प्रयोग समझिए। अब इनका अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो कुछ मुहावरे, फ्रेजेस दिए गए हैं, उनका मतलब भी लिखना है और उनका वाक्य प्रयोग भी हमें करना है, सेंटेंस भी बनाना है उन फ्रेजेस से। तो पहला है दिल पिघलना, मतलब किसी के दुख को देखकर मन में दया उत्पन्न होना। सेंटेंस हो सकता है कि गरीब बच्चे को देखकर मेरा दिल पिघल गया। दूसरा है भनक पड़ना, मतलब किसी बात का पहले ही आभास होना। तो चोर को पुलिस के आने की भनक पड़ गई। फूट फूट कर रोना, बहुत अधिक रोना। तो अपने मित्र के जाने पर वह फूट फूट कर रोने लगा। गला भर आना अर्थात भावुक हो जाना, तो विदाई के समय मेरा गला भर आया। आग में घी डालना, किसी के क्रोध या परेशानी को और अधिक बढ़ाना। तो सेंटेंस हो सकता है कि उसकी बात ने झगड़े में आग में घी डालने का काम किया। नेक्स्ट है चेहरा उतरना, दुखी या निराश हो जाना, तो परीक्षा में कम अंक देखकर उसका चेहरा उतर गया। शान बघारना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, तो वह अपनी सफलता की शान बघारता रहता है। या और भी कोई सेंटेंस आप बना सकते हैं।
अगली एक्सरसाइज है कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इनमें विशेषण शब्दों को पहचानकर उन्हें रेखांकित कीजिए। तो कुछ स्टोरी के सेंटेंसेस है जिसमें से हमें विशेषण यानी एडजेक्टिव वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, पहचानना है। तो पहला है कि नागराजन घमंडी हो गया था, तो यहाँ पर विशेषण जो है एडजेक्टिव नागराजन के लिए जो है वो घमंडी है। दूसरा, लड़कियों में वही तेज तरार मानी जाती थी, तो यहाँ पे एडजेक्टिव वर्ड तेज तरार है। बहुत सुंदर एल्बम है ना, यहाँ पर क्या है, सुंदर एडजेक्टिव। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी, यहाँ पर एडजेक्टिव है गर्म। और लास्ट सेंटेंस, राजप्पा का चेहरा भयानक हो गया था, तो भयानक इज द एडजेक्टिव वर्ड हियर, तो यहाँ पे विशेषण भयानक है। अगली एक्सरसाइज है एक से अनेक। जब एक हो तो लड़का शब्द का प्रयोग किया जाता है और अनेक हो तो लड़के। तो नीचे दिए गए एक वचन शब्दों को बहुवचन रूप लिखिए। कुछ वर्ड्स सिंगुलर वर्ड्स दिए गए, हमें उनके प्लूरल बनाने हैं। तो लड़का एक वचन में है, उसका बहुवचन लड़के होता है। वैसे ही लड़की एक वचन में, तो लड़की का बहुवचन लड़कियां। टिकट का बहुवचन टिकटें। पगडंडी का बहुवचन पगडंडियां। किताब का बहुवचन किताबें। सीढ़ी का बहुवचन सीढ़ियाँ। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक चीज समझाई नहीं गई है लेकिन मैं समझा रही हूँ। देखिए, लड़का में भी, लड़का में आ की मात्रा है जिसका भी बहुवचन बनता है लड़के, और टिकट में आ की मात्रा नहीं है लेकिन उसका भी बहुवचन ए की मात्रा बनता है टिकटे। लेकिन यहाँ पर चंद बिंदी आ जाती है, टिकटें अनुस्वार आ जाएगा लेकिन लड़के में अनुस्वार नहीं आएगा। तो जब आ की मात्रा का हम ए कर रहे हैं तो वहाँ पर बिंदी नहीं लगाते हैं, लेकिन जब बिना मात्रा वाले शब्द का बहुवचन करते हैं, पुल्लिंग शब्द का, तो एक ही मात्रा बिंदी के साथ आती है। अगली एक्सरसाइज है बात पर बल देना। तो अगेन यहाँ पर निपात शब्दों की बात हो रही, ही भी तो आदि जो शब्द हैं। तो कहानी के इन वाक्यों में नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और वाक्य में इनके प्रभाव को समझिए। तो तक भी ही चार शब्द दिए गए हैं और उनका हमें इन सेंटेंस में प्रयोग करना है। तो पहला है कि आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का झमघट लगा रहता, तो यहाँ पे भी का यूज हो जाएगा। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, तो यहाँ पर तक। और उसका एल्बम तो कितना प्यारा था, तो यहाँ तो। और जैसे ही वह घर लौटता बस्ता कोने में पटक कर निकल जाता, तो यहाँ पर ही इस निपात का प्रयोग होगा। अगली जो एक्सरसाइज है शब्दों की बात, जहाँ पर एक सेंटेंस दिया है कि थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। तो यहाँ माँ के लिए अम्मा शब्द का प्रयोग हुआ है, तो उसी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करते हैं। तो मैं अपनी माँ को माँ, मम्मी, अम्मा कहकर संबोधित करता हूँ या करती हूँ, या छात्र इस आंसर को अपनी मातृभाषा के अनुसार लिख सकते हैं कि वो माँ को क्या कहकर बुलाते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि अन्य भाषाओं में माँ के लिए प्रयुक्त संबोधन शब्द ढूंढने हैं। तो ज्यादातर माँ के लिए माँ, अम्मा शब्द ही आते हैं। अन्य भाषाओं में भी यहाँ पर एक सारणी की मदद से समझाया गया है कि दूसरी भाषाओं में माँ या जैसे कि तमिल में अम्मा कहते हैं, तेलुगु में भी अम्मा कहते हैं, मराठी में आई कहते हैं, गुजराती में माँ कहते हैं, संस्कृत में माता कहते हैं, हिंदी में माँ या अम्मा कहते हैं। तो ऐसे आपको एक डिफरेंट लैंग्वेज में, किस लैंग्वेज में माँ को क्या कहते हैं वो सारणी बनानी है। तो मैंने भी यहाँ खोज के बनाया है। जैसे तमिल और तेलुगु की मुझे स्क्रिप्ट नहीं आती है, तो अगर ऐसे कोई विद्यार्थी है जिन्हें आती है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि करेक्ट है या नहीं। अब अगला जो अभ्यास है वो लेखन कौशल से है। तो संवाद लेखन तो हर चैप्टर के लास्ट में हमने अभी तक एक्सरसाइज में किया, संवाद लेखन भी आया है, पत्र लेखन भी आया है। तो अब भी जो हमें सिखाया जा रहा है वहाँ पर वो है सूचना लेखन। तो सूचना लेखन भी जब आप बड़ी क्लास में जाते हैं, स्पेशली 10th में, तो आपको सूचना लेखन राइटिंग स्किल्स में आता है, जहाँ एक टॉपिक दिया जाएगा और उसके लिए आपको एक नोटिस तैयार करना है। तो उसका एक फॉर्मेट होता है कि सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना है, देन हेडिंग होगी सूचना, देन आपको डेट लिखनी है, देन आपको सब्जेक्ट लिखना है, देन कंटेंट लिखना है, लास्ट में सूचना देने वाले का नाम, सूचना देने वाले का पद और आवश्यकता हो यदि तो उनका एड्रेस देना है।
तो एक फॉर्मेट दे करके पहले समझा दिया है कि सूचना लेखन को लिखते किस तरह से हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी था और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन होती है। मैंने खुद एज अ क्या बोले एग्जामिनर डिफरेंट डिफरेंट स्कूलों में देखा है जहाँ पे टीचर्स भी कंफ्यूज होते हैं और बच्चे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट यूज़ करते हैं सूचना लेखन के लिए, पत्र लेखन के लिए, स्पेशली ईमेल लेखन के लिए बहुत कन्फ्यूजन है, जो गलत लिख देते हैं एग्जाम में जा करके, तो उन्हें खुद ही क्लियर नहीं है कि क्या करेक्ट फॉर्मेट है। तो अगर बुक में ही फॉर्मेट के साथ आ रहा है तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है कि आप इस फॉर्मेट के अनुसार अपना सूचना लेखन लिख सकते हैं। तो जो प्रश्न दिया गया है कि विद्यालय में आयोजित की जाने वाली दोहा गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को आमंत्रित करते हुए एक सूचना पत्र तैयार कीजिए। तो एक नोटिस लगाना है और उसका टॉपिक है कि दोहा प्रतियोगिता, दोहा गायन प्रतियोगिता। तो देखिए इस तरीके से नोटिस बना सकते हो। ये तो कलरफुल पेज है तो बहुत कलरफुल बना दिया है, लेकिन ऐसा कलरफुल हमें नहीं बनाना है, हम सिंपली बनाएंगे, हमारे फॉर्मेट के अनुसार बनाएंगे। पहले विद्यालय का नाम, दिन सूचना, दिन दिनांक और उसके बाद कंटेंट और लास्ट में सूचना देने वाले का नाम। तो यहाँ से तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कंटेंट पे ध्यान दें और फॉर्मेट जो बुक में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही लिखिए अपने नोटबुक में। अगला अभ्यास है पाठ से आगे, जहाँ अगेन क्वेश्चन आंसर्स हैं। पहला क्वेश्चन है, राजप्पा ने ईर्ष्या में आकर नागराजन का एल्बम चुरा लिया था। आपके विचार से ईर्ष्या मनुष्य को किस ओर ले जाती है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो ईर्ष्या मीन्स जेलेसी। आंसर है कि ईर्ष्या मनुष्य को गलत कार्यों की ओर ले जा सकती है। ईर्ष्या के कारण व्यक्ति दूसरों की सफलता में दुखी होने लगता है और अपने गुणों तथा उपलब्धियों को भूल जाता है। तो राजप्पा ने भी ईर्ष्या के कारण नागराजन का एल्बम चुरा लिया था। तो ईर्ष्या से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी जो नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन का, कि ईर्ष्या से बचने के लिए हमें दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेनी चाहिए, मतलब इंस्पायर होना चाहिए, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए, अपनी कैपेबिलिटी पर हमें बिलीव होना चाहिए, है ना, और अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है। पछतावा ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। राजप्पा के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा कीजिए। राजप्पा ने ईर्ष्या के कारण नागराजन का एल्बम चुरा लिया। चोरी करने के बाद वह डर, अपराध बोध और आत्मग्लानि से परेशान रहने लगा। जब उसने नागराजन को अपने एल्बम के खो जाने पर रोते हुए देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसे अपना प्रिय एल्बम नागराजन को देने का निर्णय लिया। तो इसे पता चलता है कि गलती के बाद सच्चा पछतावा व्यक्ति को अपनी गलती स्वीकार करने और उसे सुधारने की प्रेरणा देता है। इसलिए कहा जा सकता है कि सच्चा पछतावा प्रायश्चित की दिशा में पहला और महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप राजप्पा के स्थान पर होते और नागराजन का एल्बम देखकर आपको ईर्ष्या होती तो आप अपनी इस भावना पर कैसे काबू पाते? तो यदि मैं राजप्पा के स्थान पर होता या होती तो मैं नागराजन के सुंदर एल्बम को देखकर ईर्ष्या करने की बजाय उससे प्रेरणा लेता। मैं यह सोचता कि हर व्यक्ति की अपनी अलग विशेषता और उपलब्धि होती है। मैं अपने एल्बम की विशेषताओं को पहचानता और उसे और बेहतर बनाने के लिए मेहनत करता। साथ ही नागराजन की सफलता पर उसे बधाई देता और उसे नए टिकटों के बारे में जानकारी लेता। इस प्रकार सकारात्मक सोच और अपनी मेहनत पर विश्वास रखकर मैं ईर्ष्या की भावना पर काबू पाता। तो फिर पॉजिटिविटी जेलेसी पे कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि इस कहानी को कक्षा में नाटक के रूप में प्रस्तुत कीजिए। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही सिंपल स्टोरी है, बच्चे आसानी से इसे एक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी स्क्रिप्ट दी गई है कि आप कैसे इसे प्रेजेंट कर सकते हैं क्लासरूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कक्षा के विद्यार्थी नागराजन के एल्बम के आते ही उसकी ओर न चले जाते तो भी क्या वही स्थिति होती? चर्चा कीजिए। तो अगर ऐसा नहीं हुआ होता जैसा हुआ तो क्या होता, ऐसा सोच के आपको लिखना है। तो यदि कक्षा के विद्यार्थी नागराजन के एल्बम के आते ही उसकी ओर न चले जाते और राजप्पा के एल्बम की पहले की तरह प्रशंसा करते रहते तो संभवतः राजप्पा के मन में इतनी तीव्र ईर्ष्या और हीन भावना उत्पन्न नहीं होती। उसे यह महसूस नहीं होता कि उसने उसकी वर्षों की मेहनत का कोई मूल्य नहीं रह गया है। इस स्थिति में संभवतः वह नागराजन से ईर्ष्या नहीं करता और उसका एल्बम चुराने जैसी गलती भी नहीं करता। इसलिए विद्यार्थियों का व्यवहार भी राजप्पा की मानसिक स्थिति को प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण परिस्थिति थी। तो इस
बुक बैक एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चंस दिए गए हैं, साथ ही उसके बाद कुछ अतिरिक्त कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू यहाँ पर दिए गए हैं, जिससे आपको पाठ को समझने में मदद मिली। जैसे नागराजन का एल्बम उसके मामा ने कहाँ से भेजा था, तो आंसर है सिंगापुर से। राजप्पा किस वस्तु का संग्रह करता था, डाक टिकटों का। नागराजन का एल्बम देखने के लिए लड़कियों की अगुवाई किसने की, तो पार्वती ने। राजप्पा ने 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले क्या लिया, एक फिनलैंड का टिकट लिया। 2 पाकिस्तान के टिकटों के बदले राजप्पा क्या लेता था, रूस का एक टिकट लेता था। तो इस टाइप के एमसीक्यू, जो मैंने पहले भी बोला कि क्वेश्चन को पॉइंट वाइज आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो पढ़ने में मदद मिलेगी। कुछ और क्वेश्चन, जैसे राजप्पा का एल्बम किसने 25 रुपए में खरीदना चाहा था। नागराजन के एल्बम के कारण राजप्पा को कौन सी भावना होने लगी। राजप्पा ने नागराजन का एल्बम कहाँ से चुराया। राजप्पा ने चोरी किया हुआ एल्बम कहाँ छिपाया। पुलिस के डर से राजप्पा ने अंत में क्या कर दिया ना, कोई एग्जाम्पल, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उसने एल्बम को जला दिया। नागराजन अपना एल्बम खो जाने के कारण कैसा था। अंत में नागराजन को राजप्पा ने क्या दिया। कहानी के अंत में नागराजन ने राजप्पा के एल्बम का क्या किया। कहानी के अंत में राजप्पा अपने एल्बम को लेकर क्या करता है। और टिकट एल्बम कहानी के लेखक कौन है। तो ऐसे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है, देखिए जिसने अगर कहानी पूरी नहीं भी पढ़ी हो, ये पॉइंट वाइज एमसीक्यू अगर पढ़ लेंगे तो कहानी आपकी पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। कुछ और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लास्ट में दिए हैं याद रखने के लिए, पॉइंट वाइज चैप्टर को, कि राजप्पा का शौक क्या था। देन जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है ना कि डाक टिकट वो जमा करता था, उसके बाद क्या होता है, नागराजन का एल्बम आता है जो उसके सिंगापुर से उसके मामा ने भेजा था। देन क्या होता है, वो नागराजन का एल्बम जो है वो बहुत सुंदर और आकर्षक होता है, और जिससे क्या होता है, राजप्पा के मन में ईर्ष्या पैदा होती है। तो राजप्पा नागराजन का एल्बम क्या करता है, चुरा लेता है। और कहाँ से चुराता है, एल्बम नागराजन की मेज की दरार से। देन राजप्पा ने पुलिस के डर से क्या कर किया, एल्बम को जला दिया। देन नागराजन को रोता देखकर राजप्पा का दिल पिघल जाता है, फिर वो अपना एल्बम नागराजन को दे देता है। तो कहानी से क्या संदेश मिलता है, मैसेज मिलता है कि ईर्ष्या जो है व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जा सकती है, और पश्चाताप व्यक्ति को अपनी गलती सुधारने की प्रेरणा देता है। तो इस प्रकार आप चैप्टर को, जो मैंने लास्ट वाले चैप्टर की एक्सरसाइज पढ़ाते वक्त भी कहा था कि अगर पॉइंट्स में हम चैप्टर में क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, इस प्रकार पॉइंट बना लेंगे तो हमें चैप्टर आसानी से याद हो सकता है। तो अपने शब्दों में भी फिर हम उसके आंसर्स लिख सकते हैं। तो इसलिए ये वाले बुक बैक एक्सरसाइज बनाते हुए इस चैप्टर को मैंने ये बात ध्यान में रखकर इसके पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं। तो आशा है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और बुक बैक एक्सरसाइज भी बहुत डिफिकल्ट इस चैप्टर की नहीं है। तो इसके सारे आंसर्स तो आपको मिल ही गए होंगे वीडियो के थ्रू। तो वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सुझाव कमेंट में देना ना भूलिए। धन्यवाद।